जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IS-20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आधुनिक भारत के इतिहास का ये सेकंड लेक्चर लेकर के आपके सामने आए हैं। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ आखिर, है ना, और जो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसकी वजह से जो कच्चे माल की आवश्यकता हुई थी वहां की इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, इस वजह से यहाँ पर यूरोपियों का जो आगमन हुआ था। अब आगमन के बाद इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पर पुर्तगालियों का विस्तार अब कैसे हुआ, पुर्तगालियों ने भारत की बंदरगाहों पर या फिर भारत के व्यापार पर किस तरह से धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जमाना चालू किया, तो इसके बारे में बताएंगे। आपको ये बताएंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, जिसको कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने चलाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या ये लोग कहते थे, क्या इनकी सोच थी, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जितने लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, ऐसे सभी लोगों को हम विस्तार के साथ में इनकी जानकारी देने वाले हैं। तो आगे के सभी लोग इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, सेकंड लेक्चर है, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए पुर्तगाली आ गए। अब जो शुरुआत हुई, ठोस शुरुआत हुई होती है जो पुर्तगालियों की भारत में, तो वो कब से होती है? 1505 से। बात समझ में आ रही है? कब से शुरुआत होती है? 1505 से स्टार्टिंग होती है। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, हमने थोड़े थोड़े नाम लिखे हैं क्योंकि बोर्ड की यहाँ पर लेंथ थोड़ा सा छोटी है तो इस वजह से, लेकिन बताएंगे बहुत ही डिटेल के साथ में, याद रखना। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो आया, ये इसको भारत में भेजा गया 1505 में गवर्नर नियुक्त करके, पुर्तगाल की शासक के द्वारा इसको क्या गवर्नर नियुक्त करके भारत में भेजा गया कि जाओ भारत में क्या करो बेटा, भारत में आपको क्या करना है, व्यापार करना है, और व्यापार करने के साथ साथ में वहां पर एकाधिकार प्रभुत्व जमाना है, मोनोपोली वहां पर उत्पन्न करना है, ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ पर आकर के भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, यानी कि नीले जल की नीति, नीले पानी की नीति इन्होंने चलाई। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, भारत में अन्न व्यापार को बर्बाद करने का निर्देश दिया गया था किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को, याद रखना। अब ब्लू वाटर पॉलिसी एक्चुअल में क्या थी अगर देखा जाए तो जो पुर्तगाली थे और खास करके फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, तो ये चाहते थे कि हम लोग भारत के स्थलीय भागों में या फिर महाद्वीपीय भागों में, यानी कि उप महाद्वीप वाले क्षेत्र में दुर्ग बनाने या फिर किले बनाने या फिर फैक्ट्री स्थापित करने की बजाय हम क्या करें कि हम समुद्री क्षेत्र को मजबूत करें, समुद्र में अपनी स्थिति को मजबूत करें। तो ये इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी, नीले पानी की नीति, यही इसकी कहलाती है। आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। तो ये लोग क्या करते थे, समुद्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे ताकि हम व्यापार कर सकें और दूसरे जो व्यापारी हैं उनको लूट सके। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी एक तरह से ये चलाई थी। तो भारत में जो अन्य व्यापारी थे, जैसे अरब व्यापारी थे, मुस्लिम व्यापारी थे, है ना, अरब मुस्लिम व्यापारी थे या फिर इटली के व्यापारी थे, इन सभी का व्यापार बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने सारी योजनाएं यहाँ पर फिट की। बात समझ में आ रही ना? अब देखो 1507 में क्या हुआ, पुर्तगाली यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी पुर्तगालियों के बीच में और मिस्र और गुजरात की नौसेना के बीच में, है ना। तो पुर्तगाली स्क्वाड्रन था, एक मतलब जहाज था, तो उसकी लड़ाई किससे हो गई थी? मिस्र और गुजरात की नौसेना, है ना। तो इन्होंने हरा दिया था भैया। ध्यान दो, पहले हमारे देश की नौसेना भी थोड़ा सा मजबूत इसलिए नहीं रही क्योंकि राजाओं ने, स्थानीय शासकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, आपस में लड़ते रहे। तो मिस्र और गुजरात की नौसेना ने मिलकर के इनको हरा दिया था पुर्तगालियों को। और यहाँ पर जो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था, इनका पुत्र भी मारा गया था। अब देखो, इनका पुत्र भैया गया है, तो आप लोग सोचो कि ये बदला लेंगे। और 1507 में ये हारा, इनका पुत्र मर गया, और इसके बाद इन्होंने 1508 में भाई लोग यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर पुनः इसका बदला ले लिया, अगले युद्ध में इनको हरा दिया। बात समझ में आई? तो इस बात को आपको याद रखना है। अल्फांसो डी अल्मीड़ा फिर इसके बाद आया, एक गवर्नर था जिसको नियुक्त करके भेजा गया था यहाँ पर व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। इसके बाद 1503 में आ गया था आपका कौन? अल्फांसो डी अल्मीड़ा, है ना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम था इसका, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था और ये कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क जो भारत में आया था 1503 में, लेकिन गवर्नर इसको नियुक्त किया गया था 1509 में, यानी कि 1505 से 1509 तक तो ये रहा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, और इसके बाद गवर्नर नियुक्त हुआ कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बात समझ में आ रही? तो इनका जो सबसे बड़ा काम था, इन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि गोवा पर 1510 में, दीव में 1509 में अधिकार किया। और बीजापुर के जो शासक थे, बीजापुर के जो सुल्तान थे, उनका एक प्रमुख बंदरगाह था, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था, व्यापारिक बंदरगाह गोवा। तो गोवा पर इन्होंने बीजापुर के शासक से इनको छीन लिया, गोवा को इन्होंने।
बात समझ में आई। और इन्होंने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में विवाह की नीति अपनाई ताकि स्थानीयता उत्पन्न हो यहाँ के लोगों में, इनसे जुड़ सके, वो सांस्कृतिक रूप से जुड़ना चाहता था। बात समझ में आई। तो विवाह की नीति अपनाई और धर्म परिवर्तन करने का इन्होंने उद्देश्य बनाया, है ना। तो 1515 तक अगर देखा जाए, इन्होंने एक पूरा टारगेट फिक्स कर लिया था कि हमें अपने समय में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, कि मुझे अपने समय में क्या करना है कि भारत में संपूर्ण रूप से, व्यापारिक रूप से अगर देखा जाए तो कब्जा कर लेना है और अदर व्यापारियों को यहाँ से हटा देना है। बात समझ में आई। तो 1509 तक इन्हें अगर देखा जाए तो मलक्का जो स्ट्रेट है, यानी कि इंडोनेशिया के उत्तर वाला भाग और सिंगापुर के दक्षिण वाला भाग, जो आज भी व्यापारिक लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, वहां से हजारों जहाजें वहां से निकलती हैं और उनसे टैक्स जो मिलता है सिंगापुर की, बहुत उससे लाभ होता है सिंगापुर को, है ना। वहां से फ्यूल भराया जाता है बहुत सारा, इसी कारण से सिंगापुर आज डेवलप है। तो उस समय पर भी डेवलप था और इंडोनेशिया में ये लोग व्यापार करने लगे, तो इंडोनेशिया तक इन्होंने कब्जा कर लिया। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर 1515 में मलक्का स्टेट पर कब्जा कर लिया पूरी तरह से, मतलब व्यापारिक केंद्र इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया का अपना कर लिया। ठीक। 1518 में देखें तो चीन का एक संचाओ द्वीप था, वहां पर इन्होंने अपनी बस्ती बसाना चालू कर दिया। कहां पर भैया? चीन के संचाओ द्वीप में इन्होंने अपनी बस्ती को बसाना। अब देखिए प्रसार तो है, पुर्तगालियों का विस्तार यानी कि प्रसार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे ये प्रसार तो कर रहे हैं, अपना व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं भारत में। ठीक। अब देखा जाए व्यापारिक प्रभुत्व और किस तरह से इन्होंने बनाया। कोरोमंडल तट में प्रमुख बंदरगाह जो थे यहाँ पर, यहाँ से वस्त्र, है ना, और इसके अलावा मिर्च, क्लियर। तो इन सारी चीजों का इन्होंने व्यापार करना चालू किया कोरोमंडल तट में, मतलब तटवर्ती इलाकों में इन्होंने ज्यादा अपना प्रभुत्व जमाया था। एक नागपट्टनम बंदरगाह था यहाँ पर भैया, नागपट्टनम बंदरगाह जो था इनके लिए बहुत ही ज्यादा वरदान साबित हुआ और यहाँ से इनका बहुत ही व्यापार होता था नागपट्टनम बंदरगाह से। बात समझ में आई। और देखिए बंगाल के शासक थे उसी समय, थोड़ा थोड़ा इन्होंने भारत के जो स्थानीय शासक थे उनके साथ में भी इन्होंने साठगांठ बनाई, उनके साथ में भी इन्होंने थोड़ा सा उनके साथ में रियायत बरती, तो उन्होंने भी इनके लिए कुछ छूट प्रदान की। जैसे महमूद शाह थे, महमूद शाह कहाँ के शासक थे भैया? ये बंगाल के शासक थे तत्कालीन समय पर, है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय पर। तो इन्होंने चटगांव, है ना, सतगांव, यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। किसको? इनको, पुर्तगालियों को, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। और इनको भेज कौन रहे थे? पुर्तगाल की शासक इनको भेज रहे थे यहाँ पर कि इस तरह से आपको व्यवस्थाएं करनी है। बात समझ में आ रही? देखिए इन्होंने एक व्यवस्था चलाई थी, कार्टेज व्यवस्था। ये कार्टेज व्यवस्था क्या कहलाती है, इस चीज को समझिए थोड़ा सा गौर से। देखिए कार्टेज व्यवस्था क्या थी कि एक प्रकार का ये कार्टेज टैक्स लिया जाता था। किनसे? जो कि पुर्तगाली नहीं थे, यानी कि गैर पुर्तगाली जो थे और वो व्यापार करते थे, जितने भी व्यापारी थे जिनकी जहाजों के माध्यम से जो व्यापार करते थे, तो कार्टेज व्यवस्था थी कि इनसे अनुमति लेनी पड़ती थी पुर्तगालियों से, और अनुमति लेते थे ये गवर्नर से, और अनुमति के बदले उनको क्या मिलता था? अनुमति देने के बदले उनको टैक्स मिलता था, पैसे मिलते थे, है ना। तो कार्टेज व्यवस्था यही थी कि अगर किसी ने कार्टेज जमा नहीं किया है तो उनकी जहाजों को लूट लिया जाता था, क्योंकि पुर्तगालियों ने लूटपाट का केंद्र, वो कुल मिलाकर के लूटपाट करना ही चाहते थे, क्योंकि अदर व्यापारियों को अगर उनके प्रभुत्व को समाप्त करना है तो उनकी जहाजों को लूटेंगे, इस कारण से वो व्यापार में टूट जाएंगे और इनका व्यापार आगे चल पड़ेगा। तो कार्टेज व्यवस्था ये थी कि जो भी इनसे परमिशन नहीं लेता था, कार्टेज टैक्स नहीं देता था, तो उनकी जहाजों को ये लूट लेते थे। तो सब लोग जितने भी अदर व्यापारी थे वो इनसे परमिशन लेकर के जाते थे। बात समझ में आ रही है। और इसके अलावा देखिए एक इन्होंने अच्छा काम किया कि वहां से भारत में काली मिर्च, भारत के कपड़े, है ना, जो वस्त्र बनते थे, बहुत ज्यादा यूरोप के लोगों के लिए फेमस थे। वहां पर उन लोगों को काली मिर्च तो बहुत ज्यादा भा गई थी, और काली मिर्च को खरीदने के लिए लोग सोना चांदी जैसी रत्न, है ना, माणिक्य, इस तरह की बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य रत्न भी ये लोग लाते थे खरीदने के लिए। बात समझ में आई। तो पूरा का पूरा प्रभुत्व, तो इनके आने से थोड़ा सा भारत की इकोनॉमी में तो परिवर्तन आया, क्योंकि ये बहुमूल्य धातुओं को ला रहे थे। बात समझ में आई। तो ये चीज यहां पर इन्होंने की, व्यापारिक प्रभुत्व इस तरह से इन्होंने अपना जमाना चालू किया, मतलब सोना चांदी ये सारी चीजें ये लोग लाते थे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अपनी छवि इस तरह से खराब की कि लूटते बहुत ज्यादा थे, और ये कुल मिलाकर के व्यापार करते थे इंडोनेशिया वाले एरिया से, है ना। और व्यापार के साथ साथ इनका एक काम और हो गया कि दूसरे व्यापारियों के सामान को अपने जहाजों में ये लोग ढोते थे, तो उनसे भी पैसा लेते थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन्होंने कमाई के, यानी कि अर्निंग के बहुत सारे जरिए बना करके रखे थे।
तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो देखा है पुर्तगालियों का किस तरह से विस्तार हुआ, तो ये विस्तार वाली कहानी यहाँ पर है। अब पुर्तगालियों का जो प्रशासन है, अब ये प्रशासन में दखल देना चालू किया। अब इनका प्रशासन किस तरह से चल रहा था उसको हम लोग समझेंगे अगले वाले वीडियो में, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है, एक ही वीडियो में हमें 2-3 टॉपिक पर बात करना है और उसको डिटेल के साथ में बात करना है। अगर देखना, यकीन मानना आप इस तरह से अगर समझते समझते पढ़ते जाएंगे तो जिस दिन हिस्ट्री खत्म होगी, यकीन मानना आप लोग हिस्ट्री में कोई भी व्यक्ति आपको पीछे नहीं कर सकता है ना। और एग्जाम वाले की औकात नहीं कि इससे ज्यादा कुछ पूछ ले। बात समझ में आ रही है? अभी हो तो जाने दीजिए पहले ये चैप्टर, बहुत अभी बाकी है इसमें कुछ होना। ठीक, तो आज की इस वीडियो में आप लोग इतनी ही चीजें कवर कीजिए और इन सारी चीजों को एक कहानी के तौर पर आप इसको याद करके रखिए और जो हमने बताया उसको अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिए, अपने हिसाब से उसका नोट्स बनाइए। ये नहीं कि मतलब हम बोलते जाएं आप लिखते जाएं, नोट्स हमेशा अपने हिसाब से बनाइए, आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो इस तरह से तो अगले वीडियो में हम जो है पुर्तगालियों के प्रशासनिक स्थिति के बारे में, प्रशासनिक विस्तार के बारे में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आज हमने पुर्तगालियों का जो है व्यापारिक विस्तार, व्यापारिक प्रभुत्व के बारे में देखा है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।